एज ए इंडिविजुअल क्रिमिनल है नहीं है, कोर्ट डिसाइड करती है। हाँ बट जो लॉ में जितने भी प्रोविजंस हैं उसका पूरा ट्रायल करना पड़ता है जज को। पूरा ट्रायल करना पूरा ट्रायल 2 मिनट 3 मिनट के बहाने आप वॉशरूम में चले जाओ या कहीं और चले जाओ, दूसरे कमरे में चले जाओ, ठीक है मैं पापा से बात करके आता हूँ, या कुछ कोई भी बहाना लेके आप 112 पे कॉल करो और फिर वापस आ जाओ वहीं बैठे। 10 मिनट में पुलिस आपके पास आ जाएगी। हमारे पास जब तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसको हम चार्जशीट बोलते हैं, हाँ चार्जशीट जब तक नहीं आती, चार्जशीट में हम उसका रोल पढ़ते हैं। रोल पढ़ते हो क्या उसकी सीसीटीवी फुटेज है या किस तरह की उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो बस सब विक्टिम के साथ ही खड़े हो जाएंगे तो जो अक्यूज है उसको कौन हेल्प करेगा? उसका भी उतना ही राइट है। आप चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे कहीं पे भी हो, आपकी फ़ोन की लोकेशन से पुलिस आपके पास पहुंचेगी। ऐसे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत हाई टेक हो चुके हैं, और ये बोथ साइड है, ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, और 24/7 आपके लिए 24/7 जैसे सुविधाएं हैं। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ना, वो आपको इतनी सारी कानूनी चीजें सिखा भी देगा और ऐसी असलियत खोल के दे देगा जो आप जानना चाहते हैं। काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके आप खिलाफ होते हो, लेकिन वो कभी सॉल्व ही नहीं हुई है, क्योंकि कानून सिर्फ तारीख पे तारीख घुमाता रहता है, या फिर आपको कभी उनके आंसर्स नहीं मिले हैं। आज ये एक पॉडकास्ट आपको इन सब चीजों के राज खोल के दे देगा, क्योंकि आज हमारे साथ है एडवोकेट निखिल त्रिपाठी जी। सर कैसे आप? बहुत भी है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने इतना अच्छा टाइम दिया है। सर मेरे आपसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं आज, और मैं पूरी तरह आपकी नॉलेज को आज निकाल लूंगा। ये आज मेरा मोटिव है। श्योर। सर मुझे अब एक चीज़ बताइए कि कभी आपको लग रहा हो कि आपके जो क्लाइंट है उन्होंने गलती करी है ना, वो गिल्टी है, आप जानते हैं कि ये गलत है, स्टिल आप उसका साथ दे रहे हैं, आपको पता है कि ही इज़ अ क्रिमिनल एट द एंड ऑफ द डे, बट आपको कहीं न कहीं कोर्ट फीस मिली, आपको करना ही पड़ेगा, है ना? तो आपको लगता है कि एथिक्स के खिलाफ नहीं है ये? मॉरल कंपास अगर मैं बात करूँ तो इस पे? देखिए, हम वो इंसान नहीं है कि हम ये डिसाइड करें कि वो क्रिमिनल है कि नहीं। पहली चीज़, उसने पैसे दिए हैं, हमारी ड्यूटी है उसको उसके रिक्वायर्ड जस्टिस दिलाना। ये कोर्ट डिसाइड करती है। ठीक है। ये ऑनरेबल जस्टिस बैठे होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है। अच्छा। जब उसने क्राइम किया, मैं तो था नहीं वहाँ पे। हाँ, सही बात है, आप तो नहीं थे। मुझे जो उसने बताया मैं तो उसी पे आर्गू करूँगा, या जो मेरे सामने प्रोसिक्यूशन की स्टोरी आई है, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके ऊपर हम आर्गू करेंगे। अब क्राइम किया है, हुआ है, किस हालात में हुआ है, जानबूझ के हुआ, अनजाने में हुआ, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। ये कोर्ट डिसाइड करेगा। हमारा रोल, हम जब एडवोकेट्स बनते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है और हमारी ये ड्यूटी बनती है एज ए एडवोकेट एक्ट। आपको अगर किसी भी बड़े से बड़े क्रिमिनल को, कई बार स्टेट की तरफ से भी एडवोकेट्स उसको मिलते हैं, और क्रिमिनल्स को भी, क्योंकि हम संविधान में ये कहता है कि चाहे क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कोर्ट डिसाइड करती है। कोर्ट के सामने जो सबूत रखे जाते हैं वो डिसाइड करते हैं। बट उस सबूत को लाने के लिए और उसको समझाने के लिए एक फेयर ट्रायल होना बहुत ज़रूरी है। ओके। हम पहले से ही हमें पता भी हो तो भी हम उस पे कोई जजमेंट नहीं दे सकते जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो जाता। ट्रायल में ये चीज़ साबित नहीं हो जाती कि हाँ अगले ने क्राइम किया, लेने का। और अगर किया है तो भी सज़ा मिलती है, और अगर नहीं किया है तो हमारे ऊपर, अगर वो उसने क्राइम करने के बावजूद भी, अगर वो किसी भी मतलब प्रोसिक्यूशन की किसी भी कमी से अगर वो बच जाता है, तो इस पर डिफेंस काउंसिल का रोल आता है। देखो, हमारा हमारा मकसद ये नहीं होता है कि अगर किसी ने क्राइम किया है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। हमारा रोल सिर्फ इतना रहता है कि उसको हम कैसे कोर्ट में डिफेंस दें, तो सर अगर उसकी कमियां और उसकी क्योंकि कभी भी किसी भी केस में आप देखोगे, एक जीतता है एक हार। एक हारता है, सही बात है, वो तो फिर सामने वाला करके दिखाए प्रूफ, तो ठीक है। बट सर कहीं न कहीं आपको जैसे पहले ही पता चल जाए कि यार ये क्लाइंट गलत है, स्टिल ही इज़ ऑफरिंग यू मनी, तो आप हाँ करोगे या नो? कुछ वकील होते हैं थोड़े से इमोशनल तरीके से डिसीजन लेते हैं इमोशनल कि भाई इसका हमने केस नहीं करना है। कई बार पीछे देखा भी होगा, कोई रेप केस में आता है, कोई किसी केस में आता है, वो एज हम इंडिविजुअल कर सकते हैं, है ना। हम इंडिविजुअल, हमारी चॉइस होती है कि हम किसी को रिप्रेजेंट करें कि नहीं करें। या नहीं करे। बट उन जो गवर्नमेंट के जो लॉयर्स होते हैं, जिसको हम, वो वहाँ की हर एक की अपनी एक डीएलएसए होती है, लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, हर एक स्टेट की होती है, उसकी तरफ से जो भी है, चूंकि ये जज का रोल है,
आपको कोर्ट में हम खड़ा कर दिए और मैं ही बोलता रहूँ, आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाए, तो जज क्या मानेगा? सही बात है। भाई सामने वाले को भी तो बोलने का मौका दो, है ना? तो सामने वाला कैसे बोलेगा? उसको एक वकील की ज़रूरत। कोई वकील की ज़रूरत है। एज़ ए प्राइवेट लॉयर, प्राइवेट वकील आप भले ही ना उसको मिले, बट ये जज की और स्टेट की ड्यूटी ये थी कि आपको एक सरकारी वकील मिले, जो आपको रिप्रेज़ेंट करे। सरकारी वकील को हम कौन होते हैं उनको हटाने वाले? हमारे पास कोई पावर नहीं है। पर फेयर ट्रायल मिलना आपका भी उतना इम्पोर्टेंट राइट है, जितना विक्टिम का। विक्टिम का। तो इसलिए फेयर ट्रायल ज़रूरी है और होनी चाहिए, चाहे क्रिमिनल है, नहीं है, वो कोर्ट के ऊपर छोड़ दो। आप पहले से कोई डिसाइड मत करो। आपकी ऑनेस्टी के लिए मैं आपको नंबर दूँगा कि आप कम से कम ये बात सच तो बता रहे हो कि ये चीज़ें होती हैं। ये होती है। हमें इमोशनल डिसीज़न वो नहीं ले रहे कोई तो वो उसके ऊपर हम इमोशनल डिसीजन ले ही नहीं सकते। नहीं ले सकते हो। सही बात। हमारे पास कोई राइट्स नहीं है। देखिए, हम आप हमारे एक क्लाइंट को क्लाइंट की नज़र से ही देखते हो। हम क्लाइंट को क्लाइंट नज़र से देखें, बिल्कुल। और हमें ज़रा सी भी मतलब एक बाल बराबर भी जगह मिलती है ना, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ से उसको बचा के ले आएँ। सर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करते हो मतलब बिफोर द केस कि आपको पता लग रहा है कि यार गलत है, पर इसको निकालने के लिए कुछ तो देखना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास जब तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसको हम चार्जशीट बोलते हैं, हाँ, चार्जशीट जब तक नहीं आती, चार्जशीट में हम उसका रोल पढ़ते हैं। रोल पढ़ते हो। क्या उसकी सीसीटीवी फुटेज है या किस तरह की उसकी इन्वॉल्वमेंट है ना? तो बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिससे हम कोशिश करते हैं कि उसको, अगर वो किया भी है तब भी हमारी एज़ अ लॉयर हमारा काम होता है कि भई अगर ऐसे तो फिर किसी को जस्टिस हम दिला ही नहीं पाए। अगर सब विक्टिम के साथ ही खड़े हो जाएँगे, तो जो अक्यूज़्ड है उसको कौन हेल्प करेगा? उसका भी उतना ही राइट है। उसको भी उतनी तरीके वही उस एडवोकेट की जो ज़रूरत है उसको भी मिलनी चाहिए। वो भी तो अपना पक्ष रखेगा ना। पक्ष रखेगा ये, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। भाई ठीक, एक क्राइम हुआ, वो उसका उसकी जो पोटेंशियल है वो कितना सीरियस है। चलो मैंने मान ली कि मुझे पता है कि मेरे क्लाइंट को सज़ा मिलेगी। हो सकता है मैं उस चीज़ में कामयाब हो गई, जहाँ उसको 10 साल मिलते उसको 5 साल करवा सकी, 2 साल करवा सकूँ। ये तो मेरे ऊपर है ना, आपके वो तो हम आर्गुमेंट करते हैं। तो कई बार उस कोर्ट उस चीज़ को कंसिडर भी करती है कि ठीक है, इतना सीरियस ऑफ़ेंस नहीं है, क्राइम हुआ है, क्राइम हुआ है, बट जहाँ प्रोसिक्यूशन तो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सज़ा मिले। सज़ा मिले। हाँ, हम चाहेंगे कि कम से कम सज़ा मिले। अगर हम उसमें भी उसके 2-4 साल बचा सकते हैं सज़ा में, तो वो भी हमारे लिए अपनी क्रेडेंशियल है, वो भी हमारे लिए काबिलियत। जब हम डिफेंस काउंसल होते हैं, तो हम डिफेंस के तरीके से होते हैं। उस डिफेंस की तरफ। हम जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से होते हैं, तो हम दोनों तरीके से खड़े होते हैं। हम प्रोसिक्यूशन की भी साइड से खड़े होते हैं, कंप्लेनेंट की साइड से भी खड़े होते हैं, डिफेंस की और उसके तरफ से भी तो हमारा रोल डिफाइन करता है कि हमें क्या रोल कोर्ट में प्ले करना है। तो ये कुछ गलत नहीं है या कि ड्यूटी है। ये हमारा प्रोफेशन है। इट्स योर प्रोफेशन या यस, ओके। मैं नहीं खड़ा हुआ, कोई और खड़ा होगा। बिल्कुल सर। सर एक केस ना और हुआ था, मतलब जैसे आपने एक्सटॉर्शन की बात करी है, उससे ही मुझे याद आया। एक लड़की थी, जैसे टिंडर आजकल एप्लीकेशन बहुत चल रही है, लोग स्वाइप-स्वाइप खेल रहे हैं, तो वो स्वाइप-स्वाइप खेल रहा था एक लड़का। अच्छा खासा रिलेशन भी, बॉन्ड भी बन गया था, तो लड़की ने बोला कि कम टू माय हाउस, आओ, रात को जो भी चिल-विल करते हैं। वो लड़का गया। जब वो जाता है तो रात को पहले तो वो उसको फुसलाती है, जो भी करती है, जो भी चीज़ें होती है, हो जाती है। आफ्टर दैट उस कमरे में एक और लड़का आता है। उस लड़की का कोई फ्रेंड होता है एंड दे बोथ आस्क फॉर मनी कि पैसा दे किसी भी अपने पापा को, उसको क्योंकि पता चल जाता है इसके पापा काफ़ी मतलब रही सही है, करो, वरना मैं यहाँ पे कोई भी रेप केस या कुछ लगा दूँगी। वो बोल देती है लड़की, डर जाता है। वो अपने फादर से पैसे माँगता है, उसके फादर कुछ पैसे दे भी देते हैं। मैं यहीं पे रोकना चाहूँगा, ऐसे सिचुएशन अगर आपके साथ होगी तो आप क्या करोगे? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं अगर मैं होता 5 मिनट बोलो ठीक है, मुझे अपने पापा से बात करने दो, हाँ, बाहर जाओ 112 पे कॉल करो। अच्छा, मैं भी घबरा जाता, मैं सच बताऊँ अगर ऑन द स्पॉट आप 112 पे कॉल करो। ऑन द स्पॉट 112। एब्सोल्युटली 365 दिन 24 घंटे 112 हेल्पलाइन प्रेज़ेंट है। जी। कहीं पे भी किसी भी वजह से अगर आप गलत ट्रैप हो गए हो, 2 मिनट 3 मिनट के बहाने आप वॉशरूम में चले जाओ या कहीं और चले जाओ, दूसरे कमरे में चले जाओ, ठीक है मैं पापा से बात करके आता हूँ या कुछ कोई भी बहाना लेके आप 112 पे कॉल करो और फिर वापस आ जाओ वहीं बैठे। 10 मिनट में पुलिस आपके पास आ जाएगी। सर लेकिन उधर एक और चीज़ ऐसी हुई थी, मतलब उस लड़के ने गलती क्या करी, उसे बोला कि मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। बोलना बताना नहीं नहीं होता, था। हाँ, बताना नहीं होता। उसने बताया, उन दोनों ने उसको वहीं पे ऑन स्पॉट मार दिया। एग्ज़ैक्टली, यही यही गलतियाँ आदमी करता है।
मतलब यही है कि कभी आप किसी भी गलत सिचुएशन में फँस रहे हो, किसी भी ये सिचुएशन में हो, दिमाग से शांत रहो, थोड़ी सी स्पेस लो, 5 मिनट की जगह लो, आप 112 पे कॉल करके आ जाओ। अपनी लोकेशन, आपके मोबाइल की लोकेशन ऑन रहेगी, पुलिस वाले आपके पास 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, तो हम यहाँ से बच सकते हैं। एकदम बच सकते हैं। अच्छा, 112 एक ऐसा नंबर है, हिंदुस्तान में किसी भी कोने पे खड़े होकर आप 112 कॉल करो, आपको इमीडिएटली पुलिस असिस्टेंट मिलेगा। आप चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे कहीं पे भी हो, आपकी फ़ोन की लोकेशन से पुलिस आपके पास पहुंचेगी। समझ गया। ऐसे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत हाई टेक हो चुके हैं, और ये बोथ साइड है, ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए। लड़कों के लिए भी है और 24/7 आपके लिए 24/7 अच्छे से सुविधाएँ हैं। वो ये कि हमको जानकारी नहीं है, तो हम ऐसी चीज़ों में फँस जाते हैं। आप सरकारों ने, हर स्टेट पुलिस ने, हर सबने एडवर्टाइज, बार-बार फुल पेज, हाफ पेज, क्वार्टर पेज ऐड आती है, न्यूज़पेपर में ऐड आती है, सोशल मीडिया में इतनी ऐड आती है। तब तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। नहीं, फॉलो नहीं करते क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तब वो फिर ढूँढते हैं। सर मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने बहुत कम लॉयर्स को अब फीड पे देखा है जो रील्स क्रिएट कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। मतलब है तो बहुत अलग ही साइड ऑफ कंटेंट है वो, बहुत कम लोग सुनना चाह रहे हैं, जिसके चक्कर में अवेयरनेस फैल नहीं पा रही है। आपने बहुत अच्छा स्टेप उठाया अपने चैनल से कि आप ये सारी चीज़ों को क्लियर आउट कर रहे हो कि कभी कुछ ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए। एडुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कर रहे हो। वो मुझे बहुत 100 कई बार ऐसा मैं 21 में और ऐड करा रहता हूँ, जैसे साइबर क्राइम हो जाता है या कोई और क्राइम हो जाता है, जैसे कईयों के अकाउंट फ्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है? तो उस केस में आपके पास वो मास्टर की जो नंबर होता है, जनरली 1039 है, बट कई बार कई लोगों को नहीं ध्यान रहता। 1039 1039 साइबर क्राइम के लिए। साइबर क्राइम के लिए। आप 112 पे कॉल करो, हिंदुस्तान का कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी आदमी, इवन पीएमओ ऑफिस तक का आपको नंबर मिल जाएगा, वो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। अच्छा, तो मैं चाहूँ तो साइबर क्राइम की आपको साइबर क्राइम से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप 112 नंबर पे कॉल करो, और बता दो। वो आपकी कॉल साइबर क्राइम में ट्रांसफ़र कर देंगे, ऑन द स्पॉट विदिन फ्यू मिनट्स आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। समझ गया। जो भी, जिस भी नंबर से, जिस भी तरीके से आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, आप उसकी डिटेल आप उनको शेयर कर दो। साइबर क्राइम पुलिस इतनी हाईटेक है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी बैठ के अगर उसने वो नंबर दे दिया तो उसकी लोकेशन पकड़ के वहाँ से पकड़ के ले आएँगे। अभी रिसेंटली कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस बिहार से उठा के लेके आई है। अच्छा, क्यों सर क्या हुआ था? थे केसेस थे इस टाइप के, अच्छा, फ्रॉड के केसेस थे, डिजिटल अरेस्ट के केसेस थे। अभी-अभी ना एक इंस्टाग्राम पे नया ट्रेंड चालू हुआ है एक्सपोज़ करने का। मतलब सब कर रहे हैं तो कुछ लड़कियाँ क्या करती है कि जो भी लड़के उन पे गंदे कमेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे कमेंट्स होते हैं क्यों करते हैं? पर्सनल डीएम में। क्यों करते हैं? लड़कियाँ हैं इसलिए उनके पास राइट्स है कि किसी के ऊपर कोई भी कमेंट्स कर दो। क्यों करते हैं? आप अपने आप को विक्टिम क्यों बनाते हो? आप अपने आप को क्यों ऐसी हैबिट्स करते हो कि अगर लड़की हो तो आप किसी के ऊपर कुछ भी कमेंट्स कर दोगे? क्यों? सर ये मैं समझ रहा था कि जैसे आप बता रहे हैं कहीं न कहीं उनकी भी फ़ोटोज़ ऐसी कहीं ना वीडियोज़ वैसी आई थिंक सो पोस्टिंग है। नहीं, पोस्टिंग, आप, आपको सोशल मीडिया, आपको एक मोबाइल फ़ोन मिल गया तो आप कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी पोस्ट करते रहोगे क्या? नहीं, बिल्कुल। किसने आपको हक दिया है ये? हम लड़के-लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, मैं एक्स, वाई, ज़ेड किसी की बात नहीं कर रहा, मैं एज़ अ इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। आपके माँ-बाप ने सिखाया है कि आप सामने वाले को जाके आप गाली दो, गलौज दो, कोई कोई भी माँ-बाप, गरीब से गरीब माँ-बाप भी नहीं सिखाता, तो ये आप लोग कहाँ से सीख के आते हो ये? अपना ही फ्रेंड सर्कल कहीं न कहीं आई थिंक सो सोशल मीडिया आपको फ्रेंड सर्कल्स में आप ये चीज़ सीख लेते हो, फ्रेंड सर्कल से कुछ अच्छी चीज़ें कभी वो भी सीखी हैं, और ये आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, गलत है। सबको पता है, बट फिर भी आप ये सीखते हो और फिर भी इसको आज़माते हो। फिर जब किसी मुसीबत में फँसते हो तो फिर माँ-बाप याद आते हैं। माँ-बाप आपके पीछे पहरा नहीं दे सकते, माँ-बाप आपको एक अपब्रिंगिंग दे सकते हैं, आपको सही गलत का फैसला बता सकते हैं। कई बार एक ऑन कैमरा मैं कहना नहीं चाहता, बट फ आज की जो यंग जनरेशन है ना, आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल। सो बहुत गंदे कमेंट्स करते हैं मैंने देखा है, इनको मज़ा आता है। जैसे और बात का सोचते नहीं है कि क्या होगा? हाँ, तो फिर जब नहीं, अगर नहीं सोचोगे तो फिर बाद में जो होगा वो फिर होता है। हाँ, आप देखिए, इस देश में एक संविधान है। संविधान ने किसी औरत या आदमी को नहीं डिफाइन किया है। डिफाइन नहीं किया, हाँ।
इस संविधान ने इस देश के लोगों को डिफाइन किया है। उसमें आदमी भी हैं, औरत भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, हर तरह के लोग हैं। हर तरह के लोग हैं। संविधान में ये नहीं डिफाइन हुआ है कि आप दूसरे को गाली दो। आपसे कमज़ोर आदमी है उसे गाली दो, आपसे मजबूत आदमी है आप उसे गाली दो। ये किसी भी संविधान में, हिंदुस्तान के संविधान में हर इंसान के अपने हक हैं। जो आज स्ट्रीट में हमारे पास जो स्ट्रीट डॉग्स भी है, आपको पता है अगर अगर हिंदुस्तान में आप सारी स्ट्रीट डॉग आपको उठवा लो, ठीक है? उसका रिज़ल्ट क्या आएगा? क्या? कभी सोचा है? नहीं सर, मैंने कभी नहीं लेकिन नहीं। ये एक साइकिल है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। बताओ, बताओ सर। आप पूरे सारे हिंदुस्तान की तो दूर की बात है, आप एक किसी पर्टिकुलर शहर के आप सारे कुत्तों को हटा दो, ज़मीन के अंदर के जितने चूहे हैं ना सब ऊपर आ जाएँगे। आपका जीना आराम कर देंगे। अच्छा, कहीं न कहीं ये चूहे खा जाते हैं। ये एक साइकिल है, हाँ, हर चीज़ की साइकिल है। हर चीज़ की एक साइकिल है, हमें दिखाई नहीं पड़ती बट कुदरत ने ये साइकिल बनाई हुई है। बाय नेचर है। आपको अ, एक पावरफुल आदमी अगर दिखता है तो उसकी वजह यही है कि उससे जो छोटे कुत्ते हमें कितना हार्म करते हैं। होता है कई बार कईयों को हार्म किया है, करेंगे भी, करेंगे भी। बट वो उनका नेचर है। आप उनसे उनके तरीके से आप क्यों बिहेव करते हो? आपको किसने राइट दिया है कि कुत्ता दिखा दो पत्थर उठा के मारो? क्यों? वो अपनी तरफ से कभी भी नहीं आता आपके पास काटने के लिए। जब आप उसके देखो जैसा हर जानवर की कुछ अच्छी चीज़ होती है, हर जानवर की कुछ गलत चीज़ होती है। तो आप अच्छी चीज़ तक उसको फ़ोकस रखो ना। तो ये हिंदुस्तान में ये ह्यूमन जो हैं वो एक दूसरे को मारने काटने के लिए नहीं बने हुए हैं। एक दूसरे की रिस्पेक्ट ठीक है, आपको हो सकता है एक इंसान नहीं पसंद आता हो, तो बट उसके खिलाफ भद्दे कमेंट्स लिखने के क्या राइट्स क्योंकि हैं आपके? आपको ये बात पता भी है कि एक कमेंट पब्लिकली सब देख रहे हैं। ये तो है नहीं कि आप सीधा-सीधा उसको बोल रहे हो, नहीं, ये पब्लिकली हर कोई उसमें देख रहा है। फिर वो लड़कियाँ क्या कर रही है, वो एक मतलब वही साइबर क्राइम पे रिपोर्ट करती है। एक वीडियो बनती है कि देखो ऐसे लड़कों का ये हाल कर रहे हैं, जो भी हमें ऐसे कमेंट्स कर रहा है और ये चल रही है एक्सपोज़ की काफ़ी। बट कहीं न कहीं मुझे जो लगता है कि जो विक्टिम है इसके अंदर, जो मतलब जिनके साथ ये लड़कियों के साथ ये हो रहा है, वो भी कहीं न कहीं ऐसी वीडियोज़ जानबूझ के बार-बार पोस्ट आउट करती है या फ़ोटोज़ भी, ताकि ये चीज़ें हो। इससे व्यूज़ भी गेन हो जाएँगे, कहीं न कहीं लड़कियों को जस्टिस भी मिल जाएगा। प्रॉब्लम ही आज सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सोशल मीडिया इज़ बिगेस्ट प्रॉब्लम। कि वहाँ पे ही ये सारी चीज़ें कांड हुआ। आज आप सोशल मीडिया में जितना टाइम इन्वेस्ट करते हो ना, उसका अगर हाफ द टाइम अगर आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगाओ तो आपके लिए भी बेटर है और आपकी सोसाइटी के लिए भी बेटर। सोशल मीडिया से आपको आज 50 लाइक मिल गए, 50 लाइक में। उससे आपको पेट भर जाता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोशल मीडिया से जस्ट आप एक मार्केटिंग या फिर उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो या अवेयरनेस फैलाने के लिए, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता। हिंदुस्तान में हर एक आदमी अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता। बिल्कुल भी नहीं बना। आज अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन की हिस्ट्री देखो, उसने जो शुरुआती स्टेज पे स्ट्रगल किया है। अब आप समझते हो कि 4 लाइक्स आपको मिल जाए और आप अमिताभ बच्चन की बराबरी करने लगो? नहीं, नहीं। इतना आसान नहीं होता। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, आप एक-दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने का, अच्छी चीज़ें शेयर करने का। बट हाँ, अगर आप कभी भी किसी भी स्टेज पे आपके दिमाग में ये आता है कि इसको मैं मिसयूज़ करूँगा और किसी के पर्टिकुलर के खिलाफ करूँगा, तो ये मान के चलिए कि इस देश में कानून है। आप चाहे किसी भी कोने में बैठे हो, वहाँ तक कानून के हाथ पहुँच जाते हैं। कानून के लिए ऐसे नहीं कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। आपको कोई राइट नहीं है, आप किसी के खिलाफ कोई बोल दो। हो सकता है 10 में से 2 आदमी रिपोर्ट नहीं करें, बट अगर 8 ने रिपोर्ट कर दी, तो कानून अगर फिर अपने पे आ गया, तो कहीं भी किसी भी कोने में आप बैठे रहो, चाहे पेड़ पे छुप के बैठे रहो, आपको ढूँढ के निकाल लाएगा और लाता है। लाता है। बहुत सारे लोगों को लेके आया है। सर मुझे एक और चीज़ डिस्कस करनी है, जेन ज़ी का जो ये ज़माना है, इसमें ना हर एक घर में कोई ना कोई एक ना एक बेटा या कोई भी पर्सन नशा कर ही रहा है। चाहे अभी दिल्ली में तो बहुत एक चीज़ बड़ी ट्रेंड में वेप, तो उसकी वेप्स की सेलिंग मैं देख रहा था कि दुकानों में छुपके से होती है। छुपके से बोला जाता है कि भाई ये चीज़ चाहिए, फलाना-ढिमकाना, और उसके बाद वो चीज़ मिलती है। देखिए, इसमें मैं एक सिस्टम की एक कमज़ोरी मानता हूँ। हालाँकि सिस्टम पहले ही इतना ओवरबर्डन है हर एक चीज़ों से, ठीक है? बट सप्लायर्स है। जो सप्लायर्स हैं, उनके घर में शायद कोई भी नहीं पीता होगा, हाँ, ठीक है? कौन पीते हैं? जो रातों-रात अपने आप को शो ऑफ करना चाहते हैं और ये उनकी अपनी चॉइस है। अब आप उसको रोक नहीं सकते। ये एक ऐसा कल्चर है और ये कल्चर मैंने नॉर्थ में ज़्यादा देखा है, साउथ में भी इतना नहीं है। सर कुछ लोग तो ये बता के पीते हैं कि घर में कि
नॉर्मल है, ये तो टेस्टी है, फ्लेवर्ड है। अब कुछ पेरेंट्स को भी इसकी इतनी इतनी नॉलेज नहीं है, पेरेंट्स को नहीं, और मैं पेरेंट्स को भी नहीं ब्लेम करूँगा कि आप पेरेंट्स, जब तक आदमी घर में रहता है, जभी तक आप उसको रोक सकते हो। बाहर जाता है, आपका बच्चा क्या कर रहा है, आप उसके पीछे-पीछे नहीं जा सकते। नहीं जा सकता, आपको नहीं पता आपका बेटा कहाँ तक क्या इस एज ग्रुप के साथ यही है कि ये चॉइस उनको लेनी है। अगर उनको ये अच्छा लगता है, गॉड हेल्प हिम, और अगर उनको कुछ दिन के बाद ये पता लगता है कि नहीं ये गलत है, तब तक हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। सर वो दुकानदार से मैंने एक बार ऐसे पूछा भी था कि आप लोग ऐसे मतलब करते हो तो कैसे चलता है? ये सबके पर्सनल चॉइस होते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर को आप ब्लेम नहीं देते। मैं सेल्स के बारे में पूछा तो वो कह रहे थे कि पुलिस वालों को थोड़ा दे देते हैं हम, जो भी पैसे वैसे चल जाता है काम। मैं बता तो रहा हूँ, सिस्टम एक ऐसा बना हुआ है। सिस्टम ही खराब आप एक हिंदुस्तान की आबादी जो है उसके ऊपर आप देखोगे ना, कम से कम एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता, बट एग्जैक्टली मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, कोई इसको चैलेंज ना करे। हर 50,000 के पब्लिक के ऊपर एक पुलिस वाला, एक पुलिस वाला एक पुलिस वाला हर 50,000 की पॉपुलेशन पे। पुलिस वाले के पास कुछ और भी काम है या ये 50,000 कोई संभालता रहे? वो भी इंसान ही है, इंसान ही है, और भी काम है, उसकी भी अपनी फैमिली है, हाँ उसके भी अपने बच्चे, अपने बच्चे हैं, और वो घर घर जाके सबको सुधार तो सकता है नहीं। नहीं सुधार सकता है। आप एक जगह का होल बंद करोगे, दूसरी जगह चालू। दूसरी जगह चालू हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बर्तन बजेगी। ये चीज़ें कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जहाँ पे नहीं होती है। हम वहाँ पे जब जाते हैं हमें अच्छा लगता हमें अच्छा लगता है, है, हिंदुस्तान से बेटर है ये। हिंदुस्तान से बेटर है, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, दुबई में देखो चुराई फ्री हो रहा है, ये क्राइम फ्री है। हाँ, हम वहाँ पे गंदगी फैलाने से डरते हैं, वो हैबिट्स हम अपने लिए क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि स्थिति है ना वैसा, और ना ही मेरे हिसाब से सिस्टम देखो, आप हर चीज़ को सिस्टम पे नहीं डाल सकते हो। सिस्टम अपना काम कर रहा है, आप चाहो कि सिस्टम आके आपको घर सुधार दे, घर आपका है, बिगाड़ा आपने, आप ही को सुधारना है। तो करप्शन प्रॉब्लम है या खुद ही हम प्रॉब्लम है? हम खुद प्रॉब्लम, हम खुद एक प्रॉब्लम, हम खुद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम ईज़ीएस्ट वे ढूँढना चाहते हैं। हम यही बात अपने देश को बैठे बैठे साला गंदा कर रहे हैं, बाहर जाके तारीफ कर रहे हैं कि भाई वो अच्छा है। हाँ, यही कुछ जो जनता यहाँ से गई है या जो भी कभी-कभार जाते हैं, वहाँ मैनर्स आ जाती है उनको, वहाँ उनको मैनर्स आ जाता है। कि वहाँ वो ऐसे रहना स्टार्ट करते कि अच्छे से बैठना। अच्छे से बैठना, अच्छे से बोलना, नीट एंड क्लीन रखना, गंदगी नहीं फैलाना, टाइमली सारे काम करना, क्योंकि आप वहाँ के सिस्टम में मौजूद हो। अभी कुछ कुछ महीनों पहले सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, एक पेड़ माँ के नाम। कितनों ने लगाया एक पेड़ माँ के नाम? बहुत कम में लगाया होगा। आप गिन भी नहीं सकते कितनों ने लगाया। वो एक नारा बन के रह गया, उनका उद्देश्य कुछ और था। उनका उद्देश्य ये था कि जो आज यूथ है उसमें एक अच्छी हैबिट्स है, नहीं आ पाई होगी। मक्खे पेड़ तो दूर की बात, वो अपने माँ को ढंग से डील नहीं करते आज की तारीख में। नहीं करते आज के जेनजीज जो है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ही नहीं है। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो उस केस में आप क्या उम्मीद करते कि वो जाके एक पेड़ लगाएंगे? नहीं, पहले अपने अगर लगा हुआ पेड़ होता है ना, तो उसको पानी भी देना उचित नहीं समझते। उनको यही नहीं पता कि पेड़ में पानी भी दिया पेड़ में पानी भी दिया जाता है। सही बात कह रहे हो सर, मतलब आज की डेट में मैं देखा है कि लोग अपने पेरेंट्स की खुद तो रिस्पेक्ट कर नहीं रहे, और वैसे आज फादर्स डे बेसिक टब गई है। आज सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है, सिर्फ मतलब रह गया। पेरेंट्स पेरेंट्स ने कितने दुख उठा के आपको इस लेवल पे पहुंचाया है, जो आज आप अपने पैसे से चाहे वैप ही खरीद रहे हो, आपको वो कोई आपकी कमाई है, कुछ तो लायक बनाया होगा ना आपके माँ बाप ने। कि कहीं ना कहीं आपके पास अच्छे कपड़े लेने आपको के पैसे, 10 सब कुछ 10वीं तक पढ़ाया होगा, 8वीं तक पढ़ाया होगा, कुछ तो सिखाया होगा, कुछ तो कराइए, ऑफ कोर्स सी बात है। जिसकी वजह से आज आप 2 पैसे कमा रहे हो। अगर ऐसे कोई भी पर्सन अपना वो लगाने भी लग जाए, कितना पैसा और कितना टाइम एफर्ट्स इन्वेस्ट किए, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया उन्होंने। बहुत सिंपल है, आज जो हो रहा है इसके लिए हम सिस्टम को कतई नहीं ब्लेम कर सकते, ये हमारी हम अपने आप को ब्लेम कर सकते नहीं, हमारी गलतियाँ कहीं ना कहीं, हैं। और हम जैसे सिस्टम हर घर को नहीं नहीं सुधार सकता। हम चाहे हजारों चीज़ें बोल दें, हर घर में पुलिस नहीं आ सकती। नहीं आ सकती, और इंडिया में बहुत आप पुलिस चाहे कितना क्राइम कर लो, आप क्राइम करके तो देखो, आपको लगता है ना पुलिस नहीं आ सकती, आएगी, बिल्कुल आएगी। पुलिस का भूत भी आएगा। हाँ, ऐसे की तैसी होगी। आप पुलिस वालों को ये मत समझो कि उनको पता नहीं होगा, पता नहीं, सब पता। सब पता चल जाता है उनको क्या अपने एरिया के बारे में जो पुलिस का जो सबसे पहला कदम, स्टेप जिसको बोलते हैं सीढ़ी, हाँ, वो होता है बीट। बीट। हाँ, ओके।
आप जिस एरिया में जहाँ पे भी रह रहे हो ना, वो आपके थाने की बीट है। अच्छा। उस बीट का मतलब है, उस बीट में जितने भी ब्लॉक्स हैं, 2, 4, 5, 10, 20 जितने भी ब्लॉक्स हैं, प्रेज़्यूम करो वहाँ पे 5,000 आदमी रह रहे हैं या 4,000 आदमी रह 4,000 आदमी रह रहे हैं। तो 4,000 या 5,000 अलग-अलग एरिया के हिसाब से वो बीट डिक्लेयर करी जाती है। और उस बीट में जो भी कांस्टेबल रहता है, वो उनको 4,000 आदमियों की नॉलेज रहती है। समझ गया। देश ऐसे ही नहीं कंट्रोल है। छोटे-मोटे आप अगर कुछ ऑफेंस करते हो ना, तो बीट वाला भी छोड़ता है, चलो यार, कहाँ तक? उनके ऊपर भी इतना प्रेशर रहता है, बहुत प्रेशर रहता है। हम तो बोल देते हैं पुलिस नहीं मौके पे पहुँचती है। भगवान नहीं है पुलिस, इंसान है। इंसान है। पहुँचती नहीं है का कोई रोल नहीं है। कोई खाली नहीं बैठा है। कोई खाली नहीं बैठा, और भी चीज़ें हैं, और भी केसेस हैं। आज आप किसी की शादी में टाइम से पहुँच के दिखा दो, आप तो घर से सज-धज के निकल रहे हो ना। ज़रूरी है रात के 10 बजे ही पहुँचना है, 8 बजे क्यों पहुँचनी है? आप कार्ड में 8 बजे का टाइम रहता है ना, आप कितनी बार 8 बजे पहुँचे? बहुत कम। मैं तो सच बोलूँ, पंजाबी शादी होती है, हम तो पंजाबी लोग हैं, लेट ही जाते हैं। जो भी टाइम होता है, हाँ, भैया के बाद हाँ, 2-3 घंटे बाद इसलिए जाते हो कि थोड़ा इंप्रेशन बनता है। इंप्रेशन बनता है, सज-धज के आता है आदमी कि ओहो! आपके पास तो टाइम है तब नहीं पहुँच पाते। पुलिस वालों के पास कितना टाइम? कितना टाइम है। हाँ, सही बात है। जब खुद तुम एक पंक्चुअल आदमी नहीं हो, पुलिस वाले से सिर्फ रोक के उँगली नहीं उठा सकते। पहले खुद को देखो। पहले खुद को तो देखो। और ऐसा काम ही क्यों करो कि पुलिस को पूछना पड़े? हुँ, कुछ तो ऐसी ऐसी हरकतें क्यों करते हो जो पुलिस को पहुँचना पड़े? ताली का अच्छे नहीं बजती सर। दोनों साइड से आज हिंदुस्तान में पुलिस के ऊपर इतना बर्डन है, आज जुडिशल सिस्टम के ऊपर इतना बर्डन है, आज जेलों में इतने लोग भरे पड़े हैं। किसी भी देश में अगर जेल बढ़ रही है ना, तो उस देश का मतलब क्या कहते हैं, नुकसान है। नुकसान हो जाता है। आज जेल बढ़ना अच्छी बात नहीं होती, स्कूल बढ़ना, कॉलेजेस बढ़ना, टेक्निकल एजुकेशंस बढ़ना, वो बढ़ने की नौबत कहाँ दे रहे हो? आप क्राइम की रास्ता इतना अपना के क्राइम फ्री होना है, और यहाँ पे हम इसलिए कह रहे हैं, कई बहुत सालों में भी कहते हैं एफआईआर कितनी लिखे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। आप जब पुलिस पकड़ती है, अरे सर हमसे नशे में हो गया, नशे में ये गलती कर दी, नशे में लड़ाई कर ली, आपने तो बोल के ख़त्म कर दिया। हाँ, नशे में बहुत गलत काम हो जाते हैं, मैंने देखा है। क्यों हो जाते हैं? हर चीज़ में आप सिस्टम को नहीं ब्लेम कर सकते, कभी अपने अंदर भी झाँक के देखो। जो कोर्ट में आप वकील हैं, जज हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनको कोई शौक है क्या आपको पकड़-पकड़ के कोर्ट में लाके खड़ा करने का? नहीं, नहीं, नहीं। आपने कुछ गुनाह किया है, खुदा किया ही होगा, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, तभी आज हम यहाँ पे गए। फिर आप पूछते हो कि कोर्ट में तारीखें क्यों मिलती हैं? सर यहीं पे मैं एक आ रहा हूँ तारीखों पे, कि मैंने देखा है, हमारे जो यहाँ के केसेस है, मतलब एज़ एन इंडियन ऑडियंस हम सबको मालूम होता है कि भाई ये गलत है। न्यूज़ भी बता रही है सारी चीज़ों, कहीं न कहीं लॉयर्स को भी पता है कि ये गलत आदमी है, इसने करा है, बहुत बड़ा गुनाह करा है। तब भी डेट्स पे डेट्स आगे बढ़ती जा रही है, उसको नहीं मिल रहा है इंसाफ। संविधान जो हिंदुस्तान का है, उसमें हर एक इंसान को फेयर ट्रायल मिलने का पूरा अधिकार है। फेयर ट्रायल मिलने का। फेयर ट्रायल मिलने, वो गुनहगार हो, आप नहीं डिसाइड करोगे, सर लेकिन अगर जिस वो सबूत डिसाइड करते हैं। सबूत कौन लाता है? प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन लेकर आता है, उस सबूत को सच या झूठ कौन मनाता है? डिफेंस काउंसिल डिफेंस बनाता है। काउंसिल। वो डिफेंस काउंसिल की बात जज को सही लगती है या प्रोसिक्यूशन की बात सही लगती है, ये जज डिसाइड करता है। सर लेकिन जैसे ताज होटल पे अटैक हुआ था, सबको पता था कि टेररिस्ट गलत है, ये है। स्टिल उसके लिए मतलब केस लड़ा गया है, एब्सोल्यूट। और वो बहुत बड़ी चीज़ें चली गई है। इस देश में कानून है, इसीलिए ये केस चला, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल की चीज़ थी। और सिर्फ एक ही तो पकड़ा गया ना, उसको ट्रायल हमने दिया, बाकी जो मार दिए गए उस पे कोई ट्रायल नहीं था। जिसको पकड़ा वो उसकी, हमारे हिंदुस्तान में, अपने हिंदुस्तान की एक इंटरनेशनल इमेज भी थी। ऐसे तो यूएस में भी पता नहीं कितने ऐसे पकड़े गए हैं जो अभी बहुत साल तो ओसामा बिन लादेन भी खाली बैठा था, नहीं मतलब पकड़ा ही नहीं गया था, फिर बाद में बात जाके ये सब हुआ। वो उसको ट्रायल की, वो एक यूएस का एक सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट था यूएस का था, हाँ। यूएस में भी एक ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वहाँ फेयर ट्रायल दी, उसको ट्रायल के बाद उसको सजा दी। हाँ, सजा जब उसकी पूरी हो गई तब उसको इंडिया भेज दिया गया। हाँ, हाँ, हाँ। आज इंडिया में तिहाड़ में बंद है वो, क्योंकि यहाँ का केस जो है उसका ट्रायल उसको भुगतना है। तो ऐसा नहीं है कि
कहीं पे हर देश की अपनी इंटीग्रिटी होती है और हर देश अपने तरीके से ट्रायल करता है। ट्रायल देके उसको सज़ा देता है। हमारे यहाँ अगर इस तरह के केसेस में हिलीनियस क्राइम जिसको बोलते हैं, जो 13 दिसंबर वाला क्राइम है, वो हिलीनियस कैटेगरी में है। हिलीनियस कैटेगरी, सो क्या हिलीनियस कैटेगरी थोड़ा बता सकते हो? ब्रूचल किसी को मरने के बाद उसके शरीर से अगर आपने कुछ बहुत गलत तरीके से किया है, कई बार ऐसा अभी पीछे कुछ ऐसे केसेस होते थे जिसमें लोग गलती जानबूझ के भट्टी में डाल देते थे। तंदूर कांड था एक, उसमें इस टाइप का हुआ था जिसमें हाफ बॉडी जल गई। ये साइको किलिंग नहीं है? हाँ, तो जो इस टाइप के लोग होते हैं वो फिर हिलीनियस क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। ओके। आपकी किसी बॉडी को आप गंदे तरीके से उसके और वो कर दो, अपना एक गुस्सा ज़ाहिर करने के लिए, जो भी एक रीज़न। सर तो जो रेप करके मारते हैं वो भी इसी में आएगा? नहीं, वो हिलीनियस क्राइम नहीं हो उसका। हिलीनियस क्राइम होता है जब आप बॉडी टोन कर देते हो या किसी भी तरह का उसको गलत तरीके से मार गलत तरीके से उसका मर्डर होता है। मर्डर होने के बाद उसकी बॉडी के साथ आप गलत तरीके से उसको बिहेव करते हो। हाँ, हाँ। एक तो वो कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या क्या आपको सज़ा देनी है। सर लेकिन जैसे निर्भया केस था वो भी काफ़ी साल चला था। पता है कि रेप केस हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ है, घटना बहुत बड़ी है। लोग इंसाफ माँग रहे हैं तब भी मतलब इंसाफ सालों पे साल चल रहे हैं। मिला लेकिन इंसाफ बहुत लेट सर। देखिए, लेट इसलिए चलता है ना कि आप ये देखो, आज आज मैंने अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी ये बताया है कि एज़ ए इंडिविजुअल, हाँ जी सर। आप ठीक है, एज़ ए इंडिविजुअल वो क्रिमिनल है नहीं है कोर्ट डिसाइड करती है। हाँ, बट जो लॉ में जितने भी प्रोविजंस हैं, उसका पूरा ट्रायल करना पड़ता है जज को। पूरा ट्रायल कर दो। पूरा ट्रायल। हम पहले दिन हमें पता हो कि हाँ, इसने ये क्राइम किया है, हम पहले दिन उसको सज़ा नहीं दे सकते। अनलेस अंटिल वो बोले कि हाँ, ये क्राइम मैंने किया है, जिसको बोलता है प्रूवन गिल्टी। ओके। कोर्ट पूछती है, आपने ये क्राइम किया है? हाँ, हाँ। अगर वो बोल दे, नहीं ये क्राइम मैंने नहीं मैंने नहीं किया, किया। तो उसका फिर पूरा ट्रायल चलेगा। तो मतलब एक ही हमारी इस एक वर्डिंग से इतनी बड़ी चीज़ हो जा रही है। एब्सोल्युटली। अरे यार! और अगर वो पहले दिन ये मान ले कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, ये क्राइम मैंने किया है, कोर्ट उसी दिन सज़ा देगा। उसी दिन सज़ा उसी का सज़ा। वही है ना, इतने साल बाद उसको सज़ा मिलती है फिर ना एज़ एन इंडियन पब्लिक फिर बुरा लगता है कि यार क्या जानने लायक नहीं, क्यों नहीं साफ है लॉ? सर बट आज से सो अरे मैं यहीं पे आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। आज आज एक कोर्ट की अगर जज आपका केस, सपोज़ आप किसी केस में इन्वॉल्व्ड हो, ठीक है? आपने जज आपको नहीं ढंग से हियर करे, तो आप क्या बोलोगे? मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सही नहीं लगेगा। आपको नहीं अच्छा लगेगा। नहीं लगे तो एक कोर्ट के पास 100-100 केस रजिस्टर्ड होते हैं, डेली के बेसिस। डेली के बेसिस पे। जज क्या किसी भी केस को ओवरलैप कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। 100 के 100 के साथ फेयर ट्रायल करना है, वो चाहे अक्यूज़्ड हो या डिफेंस में हो। ये कोर्ट की प्रोवोकेशन में आता है। अब कोर्ट के पास कितने 8 घंटे होते हैं। तो आपका मतलब ये है कि 8 जज का एक को 8 घंटे को आप 100 केस में डिवाइड करो, कितना मिनट मिलता है केस में करने के लिए? उसमें भी फिर कई बार जज नहीं वो कई बार उसमें वकील नहीं पहुँच पाते नहीं हैं। बहुत पता लेट हो क्यों नहीं पहुँच पाते? कोई टेंशन नहीं होती है। वो किसी दूसरे कोर्ट में एंगेज होता। कोई टेंशन नहीं होती। सर कभी ये नहीं होता कि ये फिर अगली डेट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो लेट पहुँचते इन लोगों को स्ट्रैटेजी तो लगाई तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। वकीलों को पता रहता है आज की तारीख में क्या होना। अच्छा, हर वकील को पता रहता है कि उसके केस में आज की तारीख में क्या होना। क्या हो रहा है? उसका पहुंचना कितना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, या उसे पता रहता है कि आज की तारीख में सिर्फ हाजिरी लगनी है। क्योंकि कई बार कोर्ट जो है सिर्फ डिफेंस काउंसिल की तरफ से नहीं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी कोई चीज़ मांग लेती है। अच्छा, तो प्रोसिक्यूशन अगर कोई चीज़ लाने में देर करता है तो डिफेंस काउंसिल के पास इंफॉर्मेशन रहती है। उसे पता है कि अभी वहाँ स्टेट की तरफ से कोई चीज़ आई नहीं है, तो अपने किसी जूनियर को भेज देगा कि ठीक है, वहाँ पे जाके देख लेना। वो अगर उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, तो जो भी प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसकी एक कॉपी पढ़ने के लिए डिफेंस काउंसिल को मिलती है। तो उस दिन ज़रूरी नहीं कि वो डिफेंस काउंसिल खुद जो अपने जूनियर को भी भेज सकता है, अगर रिपोर्ट आई है तो। अगर कई बार रिपोर्ट नहीं भी आती है, तो उस केस में क्या होता है, फिर अगली तारीख मिलती है। स्टेट के पास भी इतना काम है, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में देख लेना, एक भी आपको स्टाफ आपको खाली बैठा नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब बिज़ी है। सबके पास काम है। तो सर इंडिया में जज कम है, कहीं न कहीं क्योंकि जज अगर ज़्यादा होते तो क्या ये सारी चीज़ें
तेजी से प्रोसीड हो जाता। आप इसकी गारंटी दे सकते हो कि अगर जज को हम बढ़ा देंगे तो क्राइम कम हो जाएंगे? नहीं, मैं भी आप किसी भी शहर में चौड़ी सड़क बना के देखो, आपको क्या लगता है कि चौड़ी सड़क हो जाएगी तो गाड़ियाँ कम हो जाएंगी? या जाम नहीं लगेगा, जाम नहीं लगेगा? जितनी चौड़ी सड़क बनाओगे उतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा। उतने ज़्यादा लोग आएंगे कि हम भी ऐसे जाएंगे कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप जज बढ़ा दो। एक चीज़ की गारंटी है, किस चीज़ की। हिंदुस्तान के लोग अगर क्राइम करना कम कर दें, सबके फैसले तुरंत आने तो चालू हो आप कह रहे हो सॉल्यूशन ये है, खुद को सुधार लो, खुद को देश सुधर जाएगा। देश सुधर जाएगा। बहुत आसान, बहुत बड़ी लाइन है सर। खुद को सुधारो। हर केस में जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको कोर्ट में फैसले लेने हैं, आप कोर्ट का बर्डन कम कर दो ना, पुलिस वाले वो बर्डन कम कर दो, क्राइम करने बंद कर दो। क्राइम कम होते ही सारी चीज़ें स्पॉटलाइन हो जाएंगी, जेलें भी खाली हो जाएंगी, हमें नई जेल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वैसे बहुत सारे देश हैं जहाँ जेलें हैं ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ के लोग क्राइम में बिलीव ही नहीं करते हैं। वहाँ जो सरकार ने जो सिस्टम बनाया उसको फॉलो करते हैं। अगर कल सरकार ने बोला है कि लाइन खड़े होके आपको ये चीज़ मिलेगी तो लाइन में वेट करते हैं। जा नहीं करते ना, रिस्पेक्ट ही नहीं करते। यहाँ तो किसी की कोई देखो, हम बिना हेलमेट के तो लोग हैं स्कूटियाँ भगा रहे, टीप खा चलो। एक ये जानते हुए कि अच्छा यही चीज़ कब होती है, आप जब दूर से किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को देख लोगे ना, आपने बेल्ट नहीं पहनी होगी, तुरंत बेल्ट पहन लोगे। बेल्ट पहन लोगे, हेलमेट पहनोगे, आप वहाँ जाओगे नहीं, अगर ट्रिपलिंग होगी तो चल रहे। हाँ, तो दूसरी साइड से पकड़ लेता। हाँ, तो भाई क्यों? डर तो लगता है। अगर अगर आपने तो कर ली कहानी और ऐसे ही पकड़ते-पकड़ते आपने किसी के साथ भिड़ गए, हो गया दर्ज मुकदमा। आपको पता है ट्रिपलिंग अलाउड नहीं है, विदाउट हेलमेट टू व्हीलर ना मालूम होता है तो कहाँ गलती कर रहे हैं हम। पता रहता है ना। हाँ, तो इसमें आप सिस्टम को क्यों ब्लेम करते हो? हमारी गलती है। सिस्टम को ब्लेम करना बहुत आसान है, हर एक किसी, क्योंकि वो हिंदुस्तान है, सबके पास अधिकार है, संविधान ने दिए कि किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल दो बिना सोचे समझे। मेन चीज़ है कि तुम क्या अपने किसी कह रहे हो। भी फैमिली में कोई माँ बाप नहीं सिखाता कि बेटा बाहर जा और क्राइम कर। हाँ, कोई नहीं। सिखाता कौन? कहीं ना कहीं ये जो हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो चीज़ें कि इसका क्या देखिए, नहीं कमजोर हो कि उस एनवायरनमेंट को अपने ऊपर हावी होना देना चाहते? नहीं, कभी कभी इतने स्ट्रांग हो, इतने इतने ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग क्यों नहीं कर सकते कि छोटी-छोटी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करें? ऐसा हुआ है ना कि जैसे एक दोस्त की लड़ाई चल रही है, चलो मैं भी सर फाड़ने जाता हूँ। हाँ, उसको उसमें फर्क नहीं अपनी पड़ता है। अपनी हाँ, ईगो को करना कि मेल ईगो है, कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप वाली भाईचारा है, ये है, ये यही होता है। यही होता है। लड़कियां छेड़ना भी ट्रेंड हो गया सर, कहीं ना कहीं कि हाँ आजकल यूट्यूब कोर्सेज है, हर गलत काम हिंदुस्तान में देखने को मिलते हैं, हर तरह के हर गलत। तरीके के गलत काम चलते हैं। आप चाइना जाके दिखा दो, अगर कोई भी गलत काम करते दिखोगे तो वहाँ सुनवाई नहीं है। चाइना में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट नहीं है, क्या बात कर रहे हो? नहीं पता मेरे को। ज़रूरत ही नहीं पड़ती वहाँ। वहाँ मतलब तो हम इतना मजबूत क्राइम बहुत कम है ही नहीं। है ही नहीं। क्राइम क्यों? वहाँ हर आदमी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी पे लगा है जिससे उनके देश का नाम हो रहा है। हिंदुस्तान का दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहाँ चाइना का माल नहीं बिकता? पर वो लोग हिंदुस्तान के तो बहुत खिलाफ ही रहते हैं, मैंने देखा है। वो एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल चीज आ जाती है। हम किसी पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहे। मतलब ऐसे वो अपने ये सॉर्ट अपने लिए कभी कुछ गलत नहीं कर रहे। वहाँ वहाँ यहाँ पे 5 एकड़ की अगर कोई फैक्ट्री होगी ना तो उसमें 500 आदमी काम कर रहा होगा। चाइना में 5 एकड़ की फैक्ट्री होगी, 5 आदमी काम 5 आदमी कर रहे हो गए। टेक्नोलॉजी कहाँ से आई टेक्नोलॉजी? वो प्रोडक्टिव ज्यादा है, नहीं। फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं लेते मेरे हिसाब से। हमारे पास टाइम ही टाइम है। हाँ, पहले है वहाँ बाहर चाय पे चर्चा, अरे उसने ऐसा कह दिया, लेकिन वहाँ नहीं ऐसा है। वहाँ पे सारे लोग मैंने देखा है, जापान जैसी कंट्री खत्म हो गई थी सर फिर दोबारा। कैसे बन गई? वो अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में सरकारें गलत नहीं होती, सिस्टम गलत नहीं होता है, हिंदुस्तान में जनता गलत। जनता गलत होती है। अगर जनता ये मान ले, भाई पड़ोस वाले ने एक नई गाड़ी ली है, हमको भी लेनी है। पड़ोस की वाले ने जो नई गाड़ी ली है उसकी 4 लाख की तनख्वाह, 4 लाख की तनख्वाह है। तुम्हारी 40,000 की तनख्वाह है। तुम पहले अपना घर तो देखो। उसकी बराबरी करने के लिए आप कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा कुछ ऐसा करोगे। शुरू में तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ मैंने उससे पैसे कमा लिए, उससे लोन लेके उधार लेके और आपको पता नहीं कि इनडायरेक्टली आप किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए। इन्वॉल्व हो रहे हो धीरे धीरे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम शो ऑफ के चक्कर में ही खुद के साथ गलत बहुत कर से रहे हैं। रीज़न। बहुत से रीजंस है, मैंने देखा है गाड़ी के ऊपर होता है कि यार
यार गाड़ी हमें भी चाहिए, तो लोन लेके बैठ जाएगी, पता नहीं है कि लोन आगे भर पाएगी नहीं भर पाएगी। आज हमारे देश की जनता के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन की। एजुकेशन की, हाँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो सरकार बुला-बुला के, किसी देश में ऐसा सुना है कि सरकारें गरीब के बच्चों को बुलाती हैं और खाना भी देती हैं, कपड़े भी देती हैं, जूते भी देती हैं, सर्दियों में स्वेटर भी देती हैं? नहीं। हमारे यहाँ देते हैं। इतनी सुविधा देने के बाद भी पढ़ने की कोई अहमियत नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल थे, आपको पढ़ना चाहिए, वो नहीं कर रहे तो हाँ। कौन कौन समझाए इनको? अब तो कहीं न कहीं टेक में भी आ गई, जहाँ ये एजुकेशन सिस्टम को इतना वो ब्लेम करते थे कि यार ये नहीं कर रहे, अब देखो इतने आपके एआई सिखा रहा है स्कूल्स, इतने आगे हो गए एडवांस। क्या मतलब नहीं, जो हम अगर पहले भी हम पढ़ सकते थे ना, आज हिंदुस्तान में लेबर की इतनी पॉपुलेशन दिखाई पड़ती है, उसकी वजह क्या है? वो हज़ारों में से 1 या 2 ही होता है जो आईआईटीन बन के निकलता है या वकील बन के निकलता है, किसी भी अच्छे उसमें निकलता। जो पेरेंट्स, जो माँ-बाप, जो बड़े-बुजुर्ग बच्चों को नहीं सिखाते, वो बिन बोले बच्चे बाहर से सीख लेते हैं। जो सिखाते हैं उनको कुछ भी याद नहीं रहता। माँ-बाप तो सही सिखाते हैं, गरीब से गरीब माँ-बाप भी अपने बच्चे को गलत नहीं सिखाते। गलत नहीं सिखाते, बोले कि पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दे ले, काम कर ले, ये ऐसी चीज़ें बताएँगे जिससे उसका भविष्य सजोर रहे। सिक्योर रहे, अच्छा रहे। लेकिन वो सीखेगा कि लड़कीबाजी कर लेता हूँ, गलत काम में पड़ जाता हूँ। सुबह कैसे किसी से चूना लगाऊँ, शाना लगाऊँ, ऐसे बताऊँ। सर ये एक वेटर का ट्रेंड चल रहा है, फ़ोन में वो खेलने में लगे हैं लोग कि हाँ, बस सट्टेबाज़ी में पड़ गए हैं। इसीलिए तो बाहर की सारी कंपनियाँ हिंदुस्तान में आना चाहती हैं। उन्हें पता है कि यहाँ का अगर 1% मार्केट भी कैप्चर कर लिया तो उनकी तो दुकान चल पड़े। सर ये चाइनीज़ है कंपनी सारी, ऑनलाइन सट्टा खिलवा रही है। तो यहीं क्यों खिलवा रही है और चाइना में क्यों नहीं खिलवा रही? क्योंकि हमारे लोग पागल हैं। थोड़े पैसों के लिए जो मैं कहना चाहता हूँ आपने कह दी। सर घर लगा दिया एक बंदे ने अपना। मैं हैरान हो गया कि यार वो अपने माँ-बाप से बोल रहा है कि यार पैसे दे दो, उसके मम्मी-पापा ने लिटरली अपना घर बेच दिया। एक ऑनलाइन सट्टा की वो थी बस वो ये सबसे ज़्यादा इमोशनल ना पेरेंट्स होते हैं और बेचारे वही भुगतते हैं। 10,000 का बेटा कर रहे हैं पेरेंट्स। ज़िंदगी भर की कमाई अपने बेटे को बचाने में निकाल देते। सर मेरे हिसाब से ना कहीं न कहीं पहले का ज़माना तब भी ठीक था। ये आज के जो जेनज़ीज़ है ना ऐसा कुछ नहीं है। पहले के ज़माने में भी चीज़ें सब होता रही है। कम था। पहले भी ये सुविधा नहीं थी। हाँ, सुविधाएँ नहीं थी, ऐसी चीज़ें नहीं थी, ये कहीं न कहीं सुविधा नहीं थी। पहले से आदमी का आज एक फिज़िकल एक्टिविटी होती थी। भागा-दौड़ी होती। भागा-दौड़ी होती थी। आज बच्चा पैदा हो के तब दूध की बोतल जब भी मुँह में लगाता है, जब उसको वीडियो दिखाना, वीडियो दिखाऊँ क्यों? वीडियो अपनी कन्वीनियंट के लिए कि भई इसको दिखा दो, इसको एंगेज कर दो, खुद की दूसरे में लग। परवरिश की भी गलती है, पेरेंट्स खुद उसको वहाँ एंगेज कर रहे हैं। आज की तारीख में, आज के जो पिछले 2-4 साल, 5 साल में, समस्या बहुत सारी हैं। हम उसको किसी पॉडकास्ट के ज़रिए, किसी ये एक सिर्फ़ अवेयरनेस के ज़रिए है। जैसे हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में क्राइम, हिंदुस्तान की जो जुडिशियल सिस्टम, जो स्ट्रीट क्राइम है, जो या जो सोशल मीडिया और क्राइम है। आपने आज मुझे एक अलग डायरेक्शन भी दिखाई है, मतलब जो कहीं न कहीं मैं सोचता था, वो चीज़ें चेंज हुई है। आप अपने अंदर झाँकोगे ना चीज़ों को, कुछ भी करने से पहले, किसी के खिलाफ भी एलिगेशंस देने से पहले, किसी के लिए भी, मतलब चाहे आपका एम्प्लॉयी हो, चाहे आपके घर पे हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे कोई भी अननोन आदमी हो, इतनी जल्दी जजमेंट नहीं पास करना। मेरे को आप एक चीज़ बताओ, जैसे कोर्ट में मैंने एक चीज़ देखा कि विक्टिम बहुत ज़्यादा एक चीज़ से डरता है और वो लॉयर्स भी कि अगर हम किसी विटनेस को बुलाते हैं तो उसके साथ कभी कुछ गलत ना हो जाए, है ना? मैंने बहुत ऐसे अमीर लोगों के केसेस में देखा है, जैसे एक पोर्शे का केस हुआ था, ऐसे बहुत सारे केसेस है कि अमीर लोग क्या करते हैं, उन पे अगर कभी केस होता है तो सामने वाले जब भी उनके खिलाफ विटनेस को लेकर आते हैं तो विटनेस को खतरा रहता है कि विटनेस की कहीं जान ना चली जाए, विटनेस के साथ कुछ गलत ना हो जाए। और मैंने एक चीज़ सुनी भी थी, इतना डर एक लॉयर को नहीं लगता है, एक जज को नहीं लगता है। जज को क्यों लगेगा? हाँ, जज को क्यों ही लगेगा? लेकिन सबसे ज़्यादा डर एक विटनेस को लगता है। देखिए, ये मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कर दो सर, क्लियर कर दो। जब कोई केस हाँ, किसी जज के यहाँ ट्रायल पे रहता, ट्रायल पे रहता है। तो उस कोर्ट में उस केस से रिलेवेंट, हाँ, चाहे विटनेस हो, चाहे अक्यूज्ड हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, उनकी प्रोटेक्शंस जज की होती है। जज की होती है। अगर विटनेस को किसी भी तरीके का खतरा है, हाँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी केस में विटनेस हूँ, बिल्कुल सर। है ना? अब मुझे लगता है कि अगर मैं इस केस में जाके गवाही देता हूँ,
तो मुझे खतरा है। जनरली विटनेस कब आता है? विटनेस आता है जब ट्रायल बीच में चल रहा होता है, बिल्कुल। है ना? और विटनेस जो होता है वो हमेशा स्टेट के प्रोटोकॉल में आता है। हाँ, सही से स्टेट प्रोसिक्यूशन एजेंसी जिसको रहते हैं उसको पीडब्ल्यूज बोलते हैं, है ना? जो भी विटनेस होता है। कुछ उसमें पुलिस वाले होते हैं, कुछ उसमें नेचुरल विटनेस होते हैं, कुछ उसमें आई विटनेस होते हैं। वो जो विटनेस होते हैं, ये विटनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, विटनेस को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपकी गवाही के ऊपर आप ये मत समझो कि सामने वाला ने जो किया है वो बच जाएगा या हो जाएगा। ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, तो आपके लिए भी कोई दूसरा गवाह नहीं आएगा फिर। आपको अगर किसी भी तरीके का खतरा है, आप अपने जो काउंसिल है, जो प्रोसिक्यूशन काउंसिल होता है, जो प्रोसिक्यूशन की साइड से जो खड़ा होता है, या आप जज को भी बोल सकते हो कि सर मुझे इस केस में गवाही देने में खतरा है। हाँ जी। तो ये जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस विटनेस को पूरी सिक्योरिटी दे। तो विटनेस प्रोटेक्शन का कुछ है मतलब? एब्सोल्युटली। क्या है ट्रायल प्रोसेस के टाइम में ये, अगर विटनेस अपने को बताएगा नहीं कि मुझे किसी तरीके का खतरा है या किसी ने मुझे धमकी दी या नहीं दे दी है, अगर आप कोर्ट को नहीं बताओगे तो कोर्ट को कैसे पता लगेगा? आप कोर्ट को बताओ, कोर्ट आपको प्रोटेक्शन देगी। प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी होती है कि उसके पीडब्ल्यूज, प्रोसिक्यूशन विटनेस जिसको बोलते हैं, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी प्रोसिक्यूशन की होती है। पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। बट हाँ, जब अगर आप किसी केस में प्रोसिक्यूशन विटनेस अगर आप वो प्रोसिक्यूशन विटनेस अगर आप गवाही नहीं देना चाहते, हाँ, नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते। ठीक है, उसमें प्रोसिक्यूशन कुछ भी नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता आपको, नहीं देना, नहीं देना। बट अगर आपने पहले बोल दिया कि हाँ मैंने ये चीज़ देखी है, तो आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है, वो बिल्कुल, है ना? वो एक चार्जशीट का हिस्सा होती है। और कोशिश यही करी जाती है कि आपसे वो गवाही दिलवाई जाए। प्रोसिक्यूशन का रोल होता है। आप हॉस्टाइल नहीं हो सकते। एक बार अगर आपने कोर्ट के संज्ञान में चीज़ ला के दे दी है, स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है, तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। आपको गवाही देनी है और उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह की थ्रेट है सामने वाले से, कोर्ट को इन्फॉर्म करिए, कोर्ट आपको प्रॉपर सिक्योरिटी देगी। सर लेकिन आपने भी कहीं न कहीं मुझे एक चीज़ बताई थी कि जो जज है, आपको भी लगता है जज खरीदा भी जा सकता है, चीज़ें खरीदी जा सकती है? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आप खरीद सकते हो पैसा आज की डेट में क्या, किसी भी डेट में कोई जज को नहीं खरीदा जाता। जज नहीं ये खरीद सकता, ये गलत कॉन्सेप्शन। ठीक है। और कल आपके फेवर में ट्रायल नहीं चल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि जज के ऊपर आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा। और कभी ऐसा हुआ है कि कभी जज को ही हमने मतलब टॉर्चर करा हो या सुनाया हो कि भाई ये केस कहीं न कहीं हमारे फेवर में आना चाहिए, कभी हुआ है ऐसा? होता है? किसी एडवोकेट के पास आप एडवोकेट एज ए एडवोकेट आप अपना डिफेंस प्रेजेंट कर सकते हो कि भैया ये जो प्रोसिक्यूशन ने जो चार्जशीट दी है इसमें इतने फॉल्ट हैं। आप जज को आप डिक्टेट नहीं कर सकते। तो इंडिया में कभी नहीं हुआ जैसे उसको धमकाया गया हो कि भाई कहीं भी नहीं। तेरे पे ये हो जाएगा, तेरी Yes, फैमिली को खतरा हो जाएगा, इससे पहले ये केस इसके ही पक्ष में होना चाहिए। जज क्या आप जज को कुछ हल्के में समझते हो क्या? नहीं, उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती होगी, है ना? हर जज के पीछे एक इंटेलिजेंस रहता है, उनको हर इंटेलिजेंस का काम ये रहता है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट केस कोई जज हैंडल कर रहा है, तो उसके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट कितना है। वो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, तो अच्छा ही मिलता है। वो उनसे पूरी प्रोटेक्शन मिलती है। और आप ओपन कोर्ट में या कहीं भी आप ये गलती भी करने की मत सोच लेना एज ए इंडिविजुअल कि आप जब आप जज को थ्रेट कर दो, फिर वो 2 मिनट में आपको उठा के सीधा जेसी भेजेगी जज। 2 मिनट में आपका थ्रेड 2 मिनट में आपके अंदर जाके जेल में जा, जितने आप जिसको थ्रेट करना हो करिए। आपने जज को मतलब इतना इजीली मत समझो। आप अगर वो जिस चेयर पे बैठे हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप ये मत समझो कि उस पे कोई ह्यूमन बीइंग बैठा है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए ह्यूमन बीइंग आप कैसे थ्रेट दे सकते हैं? नहीं तो सर ठीक है, वो आपकी बात सही है, जज की एक अलग टाइप की रिस्पेक्ट है और वो रखनी भी चाहिए, उनकी होती है नहीं, उनकी होती है। होती है। तो सारे लॉयर्स करते हैं कहीं न कहीं। करते हैं मतलब? मैंने आपसे एक चीज़ सुनी थी कि आप लोग का एक साथ हो जाते हो अगर कभी कभी भी किसी जज पे या लॉयर पे बात आती है ना?
फिर सामने चाहे खिलाफ में कोई भी खड़ा हो, चाहे अंदर कितनी भी लड़ाइयाँ हो, बट अगर किसी लॉयर पे बात आती है, तो एक लॉ एक ऐसी कम्युनिटी है जो एक साथ हो जाती है। सच बात है। एब्सोल्युटली। आप किसी लॉयर को आप जज तो दूर की बात, किसी जज तो एक दूर की बात, रस तो दूर की बात, या इसको सोचना भी मत। लॉयर को भी थ्रेट नहीं दे सकते। आप लॉयर को भी थ्रेट दे के देखना, बहुत बुरा हाल कर देते हैं। बुरा हाल कर देते। आप किस बेसिस पे आप लॉयर को थ्रेट दोगे? क्यों दोगे? क्यों दोगे? वो आपके लिए केस लड़ रहा है, अपनी ताकत पूरी लगा रहा नहीं, कभी होता नहीं है कि सामने वाले लॉयर को मतलब है। बोलो प्रोसिक्यूशन लॉयर हम चाहे हम जितना भी डिफिकल्ट केस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हों, वो कोर्ट के अंदर ही रहता है। कोर्ट के बाहर आप दोनों दोस्त होते दोस्त ही होते हैं। हैं। हमारे अंदर आप ऐसे तो रोज जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ऐसे तो रोज हर वकील एक दूसरे से लड़ता फिरे। सिर्फ कोर्ट के अंदर तक ही रहता है। कोर्ट के बाहर हम एकदम न्यूट्रल है। हमारे लिए सारे लॉयर सब कुछ हम साथ के उठने बैठने वाले हैं रोज के। सर ये सच बात है कि लॉयर्स पुलिस वाले से भी नहीं डरते। देखिए, हिंदुस्तान में कानून एक ऐसी चीज़ है, कानून में पुलिस वाले भी आते हैं, पुलिस वालों को भी कानून में रह के अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। लॉयर्स को भी अपने कानून के अंदर ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, और वही चीज़ जज करते हैं। सारे के सारे हम संविधान से बंधे हुए हैं। हम कभी भी एक दूसरे के लिए थ्रेट नहीं होते। थ्रेट नहीं होते। हम उस केस के बारे में बहस करते हैं। हम अगर कोई पुलिस वाला है या प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, वो अपना केस लेके आती है, तो हम उस केस में कमियां ढूंढ के हम अपना डिफेंस का रोल अदा करते हैं। ना हमारे कोई पुलिस वाले दुश्मन है, ना हमारा सामने वाला डिफेंस काउंसिल या प्रोसिक्यूशन काउंसिल कोई दुश्मन है। हम क्यों लड़ेंगे? हमें तो रोज़ उसी कोर्ट में उठना बैठना, रोज़ केस डील करने हैं। सही बात है। ये एक आप जैसे लोगों ने परसेप्शन बना रखा है कि पुलिस वाले से ये डरता है, वो डरता है। देखा है ना कि लॉयर ने उतार के रख देते हैं नहीं, पुलिस वालों को। उतार के इसलिए रख देते हैं कि अगर कोई भी पुलिस वाला अगर एजेंसी में या कहीं पे भी उतार के, मतलब कोई ऐसा थोड़ी कि सड़क पे कोई एक दूसरे के ऊपर वो करते हैं। हम कोर्ट में हमारा राइट बनता है, प्रोसिक्यूशन की कमियों के हम चितड़े उड़ाते हैं। चित्र उड़ा देते हैं। सर आपके साथ हुआ है कभी किसी पुलिस वाले के साथ कभी? नहीं, ऐसा है हमारा, हम कभी 1 टू 1 पर्सनल किसी के साथ नहीं। हम कोर्ट में हमसे जैसे भी बहस कर रहा हूँ, हम कोर्ट के अंदर तक ही सीमित है। कोर्ट के बाहर हमारा किसी से कोई वो नहीं है। भाई वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोई लॉयर ऐसा करता है कि अपनी पावर्स के चलते हुए रूल्स तोड़ता हो बाहर, मतलब नई ट्रैफिक्स को फॉलो करना, नई चीजों को, ऐसा होता है? हम कोर्ट के लॉयर्स हैं, हम कोर्ट के अफसर हैं, हम कोर्ट के ऑफिसर्स हैं। कोर्ट में पहले दिन से हमें ये सिखाया जाता है कि कानून को मानना है। मानना है। हम जो लोगों को बताते हैं कि कानून मानो, आप क्या उम्मीद करते हैं कि हम जाके कहीं रूल तोड़ेंगे? ये एक ना एक वो है परसेप्शन कि हम इसलिए ऑड वन आउट भीड़ में दिखाई पड़ते हैं। हमारी आवाज़ इसलिए ऑड वन आउट थोड़ी सी औरों से वो होती है क्योंकि हमें कानून की समझ है। तो हम वहाँ पे प्रेस करते हैं कि भैया ये चीज़ हमारे राइट्स में है कि आपके राइट्स में नहीं है। नहीं है। समझ गया। तो उसका हमको एडवांटेज मिलता है एडवांटेज मिल जाता है। क्योंकि हमें लॉ पता है लॉ पता है आपको। कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है, तो हम वहाँ पे उसी उसमें करते हैं। अब इसकी वजह से कोई किसी को लगे कि हम कोई रूल तोड़ रहे हैं, हम रूल नहीं तोड़ते। हम अपनी कानून की बात रखते हैं सामने। सर कभी आपको लगा कि कभी भी कोई केस हो, आपको फील हो गया जस्टिस नहीं मिला, जस्टिस वाली फीलिंग नहीं है और बहुत नेगेटिव हो जाता हो, कभी हुआ है ऐसा? नहीं, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं होती। मुझे नहीं मिला, सामने वाले को मिला ना जस्टिस। हाँ, सामने वाले को मिला। ऐसा तो नहीं कि सारा जस्टिस मुझे ही मिला। नहीं, पर आपको पता है कि यार मेरा क्लाइंट ठीक है, बट स्टिल उसको नहीं मिला जस्ट। उसके लिए आप देखो, हमारे जुडिशल सिस्टम में क्या है, आप एक कोर्ट में आपको जस्टिस नहीं मिला ना, उस जस्टिस के खिलाफ आप अपर कोर्ट में जाओ, अच्छा, दूसरी अपील में जाओ। अपील करो। आप लोअर कोर्ट में आपको जस्टिस नहीं मिला तो उसके ऑर्डर के खिलाफ आप हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट में नहीं मिला, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पे जाओ। और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिला तो फिर हम केस में कहीं इस पे दिक्कत है क्योंकि कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हम जुडिशल आंखों से देखते हैं। आंखों से देखते हैं। हमें जस्टिस नहीं मिला, कोई बात नहीं, किसी को तो मिला ना, किसी मेरे ओपोनेंट को तो मिला ना। सही बात है, किसी को ऐसा तो नहीं कि मैं जिस केस में खड़ा हूँ उसमें जस्टिस मुझे ही मिले। नहीं, पर हम कोशिश करते हैं, हाँ, हम कमियां निकाल देते हैं। जस्टिस का मतलब क्या होता है? हम उस सर्कमस्टांसेस में कमियां निकालते हैं और हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि जो हमारा केस है वो क्यों सही है। हम क्यों कन्विक्ट नहीं हो, हम क्यों एक्यूज नहीं है।
वहाँ से प्रूफ करना प्रूफ करना पड़ता है। वो पेपर से प्रूफ होता है। सर आजकल वैसे लॉयर्स काफ़ी रिज़ाइन भी दे रहे हैं अपने काम से, ऐसा क्यों हो रहा है? वो उनकी अपनी चॉइस है। तो ये नहीं है कि कहीं न कहीं उनको ही ये सारी चीज़ें नहीं सही लग रही है, जो कोर्ट में होती है? कोर्ट में प्रैक्टिस करना ना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत डिफ़िकल्ट इसलिए है कि बहुत प्रेशर वाला काम। बहुत प्रेशर वाला है। आपको औरों से अगर 2 स्टेप अलग रहना है तो आपको बहुत पढ़ना पड़ता है सही है। और हर एक आदमी की अपनी कैपेसिटी है। कई ऐसे भी लोगों को देखा है अपना प्रोफ़ेशन छोड़ के लॉ में आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे लॉ स्टूडेंट जो इवनिंग में क्लासेस करते हैं, जो आईएएस ऑफ़िसर्स हैं, जो आईपीएस ऑफ़िसर्स हैं, जो वो हैं, बट वो एग्ज़ैक्टली लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए वो लॉ के कोर्स कर रहे हैं 3-3 साल से। क्यों? कि ताकि उनका बेस स्ट्रॉन्ग रहे, उनको लॉ पॉइंट में आईएएस, आईपीएस बनना एक एक अलग सिस्टम है। अलग सिस्टम है। बट पूरे हिंदुस्तान का कानून जानना एक अलग अपने आप में कला है। सही कह रहे हैं सर। आप एक लॉयर, एक सिंपल लॉयर, एक अच्छा लॉयर अगर हो ना, वो एक आईएएस को भी रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, एक आईपीएस ऑफिसर को भी रिप्रेजेंट करता है, एक पॉलिटिशियन को भी रिप्रेजेंट करता है। क्यों? जो इस देश में कानून बनाते हैं, उनको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। कोर्ट में। कानून वो बनाते हैं, इम्प्लीमेंट कोर्ट करती है। उस कोर्ट को, उस कानून को हम फॉलो करवाते हैं कोर्ट से। तो लॉयर्स की कम्युनिटी एक अलग है। आप किसी भी केस में बट यही मैं बार-बार कहता हूँ, पहले भी पॉडकास्ट में मैंने कहा, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1 या 2 अच्छे वकील का नंबर हमेशा रखना। आपका कभी भी वो बुरा नहीं चाहेंगे, जैसे दुनिया में हर दोस्तों को आप व्हाट्सएप मैसेज में गुड मॉर्निंग करते हो, उन्हें भी कर दो, आपको जवाब अच्छा ही मिलेगा। सही बात है। वकीलों के साथ अपनी बना के रखो। बना के क्यों रखो? बना के रखें, वकीलों को अपना दोस्त मतलब वही फैमिली बना के रखो, फैमिली बना के रखो। फैमिली बना के रखो। अपना ही पार्ट ऑफ वो करो, अच्छी बात है। सही बात। अभी खुदा ना खास्ता हम नहीं चाहते कि हमें कोई फ़ोन करे कि सर हमें बचा लो आके। हाँ। पहला तो जवाब यही हमारी तरफ से होता है कि भाई तुम कर क्या रहे थे वहाँ पे? हाँ, तुमने भी कुछ किया होगा। ऑब्वियस। तो ऐसा कोई काम ना करो। बट हाँ, वकील कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए, चाहे जेंट्स हों, चाहे लेडीज़ हो, चाहे कोई भी हो। एक लेडीज़ भी आजकल एक से एक बढ़िया वकील है, मज़ा आता है उनके साथ बात करके। अच्छा। और ऐसे मैंने कई लेडीज़ एडवोकेट्स से मिला भी हूँ पर्सनली, जब वो अपने क्लाइंट के बारे में बताती हैं, वो जेंट्स केस में रिप्रेज़ेंट कर रही होती हैं अच्छा। और जो उनकी काउंटर पार्ट होती है लेडीज़, जिनके लिए होता है, जैसे डाइवोर्स के केस हो, उसमें दूसरे और भी टिपिकल आजकल डीवी एक्ट और इस टाइप के बहुत से आते हैं। तो लड़कियां जो लेडी एडवोकेट्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली उन लेडीज के खिलाफ सबूत ला के करती हैं और ऐसे ऐसे आर्गूमेंट करती हैं कि जो जनरली एक ट्रेंड बन बना अपने हस्बैंड को वो करना किसी तरीके से वो करना, ये जैसे लड़कों को झूठे केस में फंसाना। उस केस में लेडी एडवोकेट बहुत अच्छे केस रिप्रेजेंट कर रही हैं और जेंट्स को बचाती हैं। जेंट्स को भी साथ है। बहुत सी ऐसी रील्स में भी आप देखोगे, ऐसी बहुत सारी मुझे नहीं पता कहाँ-कहाँ से आती हैं, बट रील्स में आती हैं और वो बार-बार ये बताती हैं कि लड़कियों सावधान हो जाओ। कोर्ट ने अब आपकी नहीं सुननी। कोर्ट ने आपकी नहीं सुनी, सही बात है। ऐसी चीज़ें लेडी एडवोकेट इस चीज़ को प्रमोट करें तो इट्स अ गुड साइन। सर, कभी कोई ऐसा केस हुआ है मतलब आपको लगा हो कि यार ये मैंने ले लिया, बहुत बड़ी मुसीबत ले लिया? कभी फ़ील हुआ है कोई ऐसा केस लेते हुए? कोई मुसीबत वाला केस ऐसा नहीं लगा? क्यों? क्या मुसीबत है? नहीं, कभी आते होते ना कि यार गलत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। कभी रिग्रेट किया है किसी केस को लेके? रिग्रेट फ़ील हुआ होगा यार ये क्यों ले लिया? क्यों रिग्रेट होगा? आज तक नहीं हुआ। कभी भी। कॉन्फिडेंस तो है। चलो कॉन्फिडेंस बढ़िया है। नहीं, रिग्रेट होने का कोई रीज़न ही नहीं है। आप देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक जब केस शुरू होता है, पहले दिन से लेके उसके आखिरी स्टेज तक, उसमें दिक्कत तब आती है जब क्लाइंट जो होता है जिसका केस हम लड़ रहे हैं, वो हम पे भरोसा करना छोड़ दे। होता ये है 99.9% केसेस में, मेरे ख्याल से मेरे सारे एडवोकेट भाई इस चीज़ को एग्री करते हैं कि कभी भी एक क्लाइंट अपने एक एडवोकेट के साथ कंटिन्यूएशन में नहीं रहता। हाँ।
है ना? वो बीच में 2, 3, 4 अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने फ़ीस माँग ली तो मुझे नहीं देना तो दूसरा वकील दूसरा वकील, हाँ। तो इस वजह से केस में कमियाँ होती चली जाती। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड किसी भी एक इंडिविजुअल वकील का जो ट्रैक रिकॉर्ड सोचने का, उस केस को तैयार करने का एक अलग होता। जब दूसरा माइंड उसमें इन्वॉल्व होता तो उसका नज़रिया कुछ अलग होता। तो कोशिश ये करें कि जो भी केस आए अपने वकील पे भरोसा करिए। और आप इस चीज़ से जितनी भी अभी तक आपने जितना सवाल किए, इसका कोई मतलब हमारी कम्युनिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत ही फेयर तरीके से काम करते हैं। ये हमारी एक ही रिक्वायरमेंट रहती है, फीस टाइम से आती रहे, जो माँगा है वो मिलता रहे। सर, और और इसके अलावा इस पे एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, लॉयर्स फीस के लिए काम करते हैं या फिर पैशन है कि ये केस लड़ना पैशन है, ये है? वो आप चूज़ कर पैशन है हमारा। पैशन है, मतलब नॉट अबाउट, आप पैसों के लिए नहीं, पैसों से ज़्यादा इस चीज़ के लिए पैशनेट। हम अपना टाइम और एनर्जी आपके लिए सुबह से लेके शाम तक खड़े हैं, फ्री में सेवा करने के लिए थोड़ी खड़े हैं। सही बात है। हमारे घर के हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी फैमिली है, उनकी ब्रेड एंड बटर का इंतज़ाम कौन करेगा? पैसे के लिए कोई वकील काम नहीं करता। पैसों के लिए कोई वकील का बट हाँ, अगर पैसे उसकी जो फ़ीस है, अगर वो नहीं मिलती है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो केस नहीं करेगा। नहीं करेगा, उसको भी बुरा लगेगा। ऑफ कोर्स, सही बात है। अब आप इस पॉडकास्ट के लिए आपको अगर मैं फ़ीस नहीं दूँ, तो आप इस पॉडकास्ट को टेलीकास्ट करोगे? नहीं करोगे, फ्री में तो नहीं करोगे ना? या करोगे? आप करोगे तो मैं भी फ़ीस नहीं लूँगा। नहीं करेंगे। जो भी प्रोफ़ेशन, जो भी आदमी का जिस आप वकीलों से क्यों इतनी उम्मीद रखते हो कि जो काम करे वकील करे? आपने मुझे कुछ बता दिया। मैं कह तो रहा हूँ ना, अगर फ्री में मेरा एक पॉडकास्ट टेलीकास्ट कर दो, मैं भी फ़ीस लेनी बंद कर दूँगा। सही बात। हर चीज़ वकीलों पे मत डालो दो। हर चीज़ बट डाल। वकील एक बहुत वकील बनना, और आप कभी ये उम्मीद लगा के रखना कि कभी मुसीबत में, और कोई भी वकील, मैं हो या कोई और भी हो, अगर उस मुसीबत से निकाल के आपको ले आएगा ना, तो आप सबसे पहले थैंक्स उसको करोगे, भगवान को सेकंड बार जाके कर। सर, आपने एक ना फीस के रिलेटेड एक और आ रहा है। आपने मुझे केस सुनाया था। एक लेडी आपके पास आई थी। आप एक बार बता सकते हैं वो क्या केस? हाँ, वो एक केस था कई साल पुराना, एग्जैक्ट मुझे याद भी नहीं है ठीक से, बट इतना आया था कि एक केस हमारे पास आया था, कई साल पुरानी बात है। और उसका केस देख के लगा कि हाँ, उसका हस्बैंड, उस लेडीज़ का हस्बैंड किसी केस में वो था, जेल में था, 6 या 7 साल हो गए थे उसे बंद। तो किसी से घूमते-फिरते वो केस हमारे पास आया। तो हमने केस पढ़ा, हमें लगा कि हाँ, इसमें ये चांस है कि इसको बेल मिल जाए, जो 6 साल से नहीं मिली थी। 5 या 6 साल ऐसे ही थे, जो बेल में नहीं मिली थी। तो हमने क्या स्टडी किया, कोर्ट की फाइल पूरी स्टडी करी, तो हमें लगा कि नहीं, इसको अब बेल मिलनी चाहिए, और बहुत पहले मिल जानी चाहिए, फॉर किसी भी रीज़न से शायद नहीं मिली। और जो उनके प्रीवियस काउंसिल हैं, वो ढंग से उसको प्रेस नहीं कर पाए, या जो भी है, मतलब प्रीवियस काउंसिल की भी कोई वो नहीं है भई, एग्ज़ैक्ट चीज़ हमें भी नहीं पता। हम तो उस जो केस की जो फाइल हमारे पास आई, उससे हमें पता लगा। तो फिर हमने उस लेडी से बात करी, तो हमने एक्स अमाउंट उनको बोला कि मैडम, इतना आप इतनी की तैयारी करिए, इतनी की तैयारी कर लो, और इतने दिन में हम बेल-वेल लगवा के वो आपके हस्बैंड को बाहर ले आएँगे। तो उस समय जो भी उनके पास था, थोड़ा बहुत वो दे के चली गई, और फिर जिस दिन तारीख थी बेल के आर्गूमेंट की, हर वकील करता है बेल से पहले अपनी फ़ीस पूरी क्लियर करता हूँ। तो हमने उनको बुलाया, वो आई, थोड़ा बहुत उनके पास था, वो अपना दे गई। हमने जो बाकी के बोला, मैंने कहा फिर बाकी तो जब मेरे हस्बैंड आ पाएँगे मैं तभी दे पाऊँगी। मैंने कहा मैडम, ऐसा तो नहीं होता, हमें तो आर्गूमेंट से पहले पूरी फ़ीस चाहिए होती है। तो उन्होंने आओ देखा ना था, उन्होंने कंगन सोने के पहने हुए तो उतार के हमारे सामने रख दिए कि सर, इसको रख लो, आप इसको एज़ ए फ़ीस समझ के रख लो, बस मेरे हस्बैंड को बाहर निकाल दो। तो उनका ये जो स्पॉन्टेनियस जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, तो वो कहीं न कहीं हमें टच कर गया। होते हैं वकील, इमोशनल होते हैं कहीं न कहीं। होते हैं। तो फिर हमने उसको रिटर्न किए इमीडिएटली, नहीं, क्योंकि वो उनका सुहाग की चीज़ नहीं लिया, हम कैसे ले सकते? और आपने केस लड़ा, दूसरे दिन उसको बेल करवाई, करवा दी। 3 दिन बाद उसका आदमी पैसे दे। पूरे पैसे लेके आया, वाह! दे के गया। तो ये भरोसा होता तो भरोसा है सर। है। उनको हम पे भरोसा था, हमें उन पे भरोसा। वो एक कमिटमेंट के लिए वो कर रही थी। क्योंकि जो जिस तरीके से उसने अपने कंगन उतारे, हमें लगा कि नहीं यार, ये सही तरीका नहीं है। सही नहीं है। नहीं भी देती तो भी हम इस चीज़ का बुरा नहीं मानते। बस उसकी
जो उसका दिल जो था ना, साफ था, वो ज़ाहिर कर गई कि मैं वाक़ई मजबूर हूँ पैसे देने सर। जो अपने स्वार्थ की चीज़ हमारे सामने रख जाए, इससे बड़ी कमिटमेंट और हमें क्या चाहिए होती है। परफेक्ट सर। तो मुझे उस चीज़ की खुशी कि उसने जो हम पे भरोसा भरोसा किया और फिर हमने उसका रिज़ल्ट दिया। हमें पता था ये निकल आएगा, सर, निकाल दिया। आप किसी भी केस की स्ट्रैटेजीज़ मतलब कैसे बनाते हो? आपने एक चीज़ बताई थी, आपको लोग कहते हैं कि आप कूट-कूट के कुछ क्या था वो सर बताइए ना? क्या बोलते हैं? केस में जनरली होता क्या है कि आदमी कोई भी केस आता है, जेल जाता है, 2 महीने 3 महीने बाद उसको बेल मिल जाती है। बेल मिल जाती है और फिर फ्री हो जाता हाँ, फ्री हो जाता है। हूँ। फिर सोचता है कि मैं तो बस बरी हो गया। समस्या तब शुरू होती है, जब आपको बेल मिल गई ना, केस तब चलना चालू होता अच्छा, है। जब बेल मिलती है, चार्जशीट फाइल हो जाती है या नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि चार्जशीट नहीं फाइल होती तो बाय डिफ़ॉल्ट भी मिल जाती है। टाइम बाउंड के अंदर चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। तो अगर चार्जशीट नहीं फाइल होती है तो कोर्ट वैसे ही दे देती ठीक है, दे दो जब आएगी तब देखेंगे। और कई बार चार्जशीट फाइल हो जाती फिर इन्वेस्टिगेशन का कोई रोल नहीं रहता, तो भी कोर्ट दे देती कि ठीक है इसको बेल दे देता। जब बेल इंसान को मिल जाती वो एकदम फ्री होता। उससे ये नहीं पता कि मेरे पीछे कांटों का ताज अभी चल के आ रहा है। वो फिर आधी तारीख में आता नहीं है, आधी तारीख में वकील को नहीं भेजता, तो ये सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट में जाती है, अगेंस्ट में जाती है। केस को अगर सही तरीके से जीतना है ना, हम केस कभी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जीतते हैं। जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। उस कोर्ट में केस जीते जाता है। क्या बात कर रहे हो? आपके ऊपर जब कोई चार्जशीट लगाई जाती है, तो वो एक तरीके से आपको कांटों का हार पहनाया जाता है। कांटों का हार। ठीक है, उसमें फूल तो ज़रूर होते हैं, बट सारे कांटे होते हैं। हाँ, आप इस करवट लेटोगे तो आपको चुभेगा, उस करवट लेटोगे तो भी तो भी आपको चुभेगा। है ना? फिर जब ट्रायल चलता है तो आपको कोशिश रखनी है कि आपकी जितने पुलिस वालों का तो काम है, जो प्रोसिक्यूशन का काम आपको कल्प्रिट बनाना। उनका तो यही उनको उनकी ड्यूटी है कि आपको मतलब एक्यूज से कन्विक्शन में लाना। तो जब आप एक्यूज्ड बनाए जाते हो, आप एक्यूज्ड हो कि नहीं हो, ये आपके केस लड़ने के पैटर्न से पता लगता है। सही कह रहे हैं सर। आपको केस अगर कमज़ोर करना है तो एक हम लोग मेरा एक पर्सनल लाइन है जो बहुतों को पसंद आती है। बताइए ना सर। केस लड़ने का सही तरीका है, केस में जो आपको जो काँटों का हार पहनाया जाता है, उसके हर फूल को ना अदरक समझो। अदरक हाँ, अदरक आपके सामने रखे हो तो कैसा मन होता है? कूटने का। कूटने का मन होता है। ऐसे उसको पीस दो। अपने केस को कमज़ोर करने के लिए हर एक मौके पे जब भी मौका लगे, अदरक की तरह कूटो केस को। कूटो। हर एक चीज़ में अपने वकील को बताओ कि भैया ये सही गलत है, ये और गलत आप है, हर ये एक चीज़ पूछो, हर एक चीज़ हर निकालो, एक चीज़ पूछो। हर एक चीज़ निकालो। अगर आपने कोई इस तरह का गुनाह नहीं किया है, आप जितनी जल्दी अपने केस में से, अपनी हार में से 1-1, 2-2 काँटे निकालते जाओगे ना, हाँ, एक दिन आएगा कि आपके गले में एक भी काँटों का फूल नहीं होगा, उस दिन आप बरी हो जाओगे लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स। केस लड़ने का, केस जीतने का सबसे सही तरीका होता है लोअर कोर्ट। वही जीत जाओ, वही तुम करो। वहीं पे आर्गुमेंट होती है, वहीं पे जितनी आपको एक्सरसाइज करके सब कुछ करो ना, कुछ करो ना, वहाँ करो। बाद में जाके अगर आप हाई कोर्ट में अगर कुछ जाओगे तो हाई कोर्ट बोलेगा ये सारी मेहनत आपने नीचे क्यों नहीं करी? सही बात है। हाई कोर्ट में जब हम जाते हैं तो हाई कोर्ट में कुछ अलग से एविडेंस हम नहीं दे सकते। हमें जो भी सबूत देने हैं अपने के लिए, अपने से बचने के लिए। और सबसे बड़ी आदमी गलती करता है कि प्रोसिक्यूशन ने अपनी एक चार्जशीट बनाई, उसमें प्रोसिक्यूशन के विटनेस बना दिए 20। उसमें इसको भी ला के खड़ा कर दिया, उसने भी ला के खड़ा कर दिया। जो आपके खिलाफ चार्जशीट बनी है, आपने कभी कोशिश करी कि उसमें अपनी अपने तरफ से कोई गवाह खड़े करने के लिए, जिसको हम डिफेंस विटनेस बोलते हैं, डीडब्ल्यूज़? कितनों ने कोशिश करी है? डीडब्ल्यूज़ किसी को पता भी नहीं। पता ही नहीं है सर, नहीं पता था। आप भी तो आप अपने साथ के 2 विटनेस को लाके कोर्ट में खड़े करो ना। करो, सही बात है। एक एप्लीकेशन लगती है, कोर्ट में बोलो कि जनाब मेरी तरफ से ये गवाह हैं। आप 2 गवाह लाके दो। कोर्ट के मन में शक पैदा करो कि आप मौके पे नहीं थे इस समय। समझ रहा हूँ। आपके गवाह बोलेंगे नहीं जी मेरे साथ थे, मेरे साथ वहाँ गए थे, हम दोनों एक साथ बैठे यहाँ कॉफ़ी पी रहे थे। ओह माय गॉड! दृश्यम मूवी चल रही है, ऐसा फ़ील आ गया। आपने पीडब्ल्यूज़ जो प्रोसिक्यूशन ने बनाया आपने उसको मान लिया। मान लिए।
आपने अपने कोई गवाह ला के कोर्ट में खड़े नहीं करे तो कोर्ट क्या समझेगा? जो प्रोसिक्यूशन लेके आया वो सही स्टोरी है। सही बात है। तो जब तक आप अपने केस को अदरक की तरह नहीं कूटोगे, आप केस कभी भी नहीं जीत। आपको क्या बुलाते हैं मतलब जब भी जाते हैं, क्या किस नाम से फेमस है आपका वो? कोई ऐसा नाम नहीं है। पर हाँ, ये अदरक वाले वकील साहब से नाम से अदरक वाले भाई वकील साहब, अरे वाह! थैंक यू सर, आप इस पॉडकास्ट में आए और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, जो हमें शेयर करनी है। मैं चाहूँगा कि इसका हम नेक्स्ट पार्ट बनाएँगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट से पहले मुझे इस पे कम से कम 100 लाइक चाहिए। ये आपके ऑडियंस बताएगी। ऑडियंस आपके ऊपर है, 100 लाइक्स अगर इस पॉडकास्ट पे होते हैं, हम पार्ट 2 पे बैठेंगे और पार्ट 2 कम से कम 2 घंटा से ढाई घंटा हम खींचेंगे। बड़ा, एक नेचुरल एक बड़ा पॉडकास्ट हम उसको बनाएँगे। सिर्फ़ 100 लाइक्स माँग रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, कुछ आपसे माँग रहा हूँ और होप सो ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, पहले तो आप आए और सोए। इतना अच्छा अपना टाइम दिया, कीमती वक़्त था, क्योंकि किसी लॉयर से समय निकालना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, हम देखो ये हमारा सोशल काम है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही कानून की जानकारी दो, जो लोगों को नहीं है। और मेरा मकसद यही है। मुझे कोर्ट में जाके योर ऑनर कहने में बड़ी तकलीफ़ होती है जब देखता हूँ कि कोई हैंडकफ में आता। मैं चाहता हूँ कि यार क्राइम कम हो इस देश में। हम भी थक चुके हैं लोगों को जस्टिस दिलाते-दिलाते और कई बार तो मन करता है इनको दिला ही नहीं। सही, इनका रोज़ की हैबिट है, बस आए बैठे। हमारे लिए सरदर्दी है, कोर्ट के लिए सरदर्दी है। क्यों? कब तक करोगे? अब तक करोगे। सर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जस्टिस योर ऑनर। और कोई भी पर्सन, कोई भी, अब अगर आप एक लॉयर है, डॉक्टर है या आपके साथ कुछ हुआ है, आप एक विक्टिम हैं, कोई भी आप किसी भी इसमें है, आप पॉडकास्ट में आ सकते हैं जस्टिस योर ऑनर में। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल है, आपको मेल करना है हमें।